नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि 23 और 24 जुलाई की जो रीट पात्रता परीक्षा है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट दोस्तों 24 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, तो उसके अंदर जो साइंस और मैथ का पोर्शन है दोस्तों 60 क्वेश्चन है 60 नंबर का, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और दोस्तों हम जो आंसर बताने वाले हैं दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अंत में दोस्तों आपको वीडियो देखने के बाद में, आपका अंकन करने के बाद में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके 60 में से, यानी 30 क्वेश्चन तो साइंस के हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो 60 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है 91 नंबर का, यानी कि व्यंजक दे रखा है दोस्तों एक x³ - 2x यानी x³ - 2x + 1 दे रखा है। तो इसका एक गुणनखंड पता करना है। तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन में दे रखा है इनमें से एक कोई न कोई सा गुणनखंड रहेगा। तो इसमें से दोस्तों आप जैसे कि फर्स्ट जो इसका गुणनखंड है, तो इसको उठाकर अगर ये इसका एक गुणनखंड है, तो इसमें x - 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1 रखने पर इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रख के देख लीजिए दोस्तों, x³ में रखना है 1, तो 1 माइनस 1 रखोगे तो 2 ही आ जाएगा माइनस का, फिर +1, यानी कि 2 - 2 बराबर 0, यानी कि इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो x - 1 चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित दोस्तों 92, यानी कि समीकरण दे रखा है दोस्तों आपके सामने 2/3x - 4 + 2/2x - 6 बराबर 0। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 2/3x - 4 बराबर 0 है, तो माइनस में जाएगा उधर की तरफ, माइनस के 2/2x - 6, 2 से तो 2 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। इधर माइनस का है तो पक्षांतर कीजिए दोस्तों इसको, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x - 6 इक्वल टू, अगर माइनस है तो माइनस में गुणा हो जाएगा, यानी माइनस का 3x, और फिर माइनस माइनस और माइनस, माइनस का 1 बच जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 2 से 2 कट गया, तो माइनस और माइनस प्लस के 4, 3x - 3x को इधर ले जाइए दोस्तों, तो 3 और 2 5x हो जाएगा, बराबर 6 और 4 10, यानी कि x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 2, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सामने डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जैसे कि घन दे रखा है दोस्तों, यानी घनमूल दे रखा है, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 बटे ये स्क्वायर रूट दे रखा है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो भाग में है, तो दोस्तों इसको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको भाग को सॉल्व करना होता है, मल्टीपल को, मतलब माइनस प्लस गुणा फिर भाग। सबसे पहले भाग वाले कौन सा, ये वाला है। तो इस जो पोर्शन है दोस्तों, इस पोर्शन को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर भाग है तो दोस्तों इसको मल्टीपल लगाइए और इसकी संख्या पलट दीजिए, और पलटोगे दोस्तों ऊपर जाएगा अंडर रूट का 49, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट करने पर दोस्तों इसका मान हो जाएगा 7, नीचे क्या जाएगा दोस्तों 10, मल्टीपल वाई 125 घनमूल है दोस्तों, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी का 10, और 5 दूनी का ये हो जाएगा दोस्तों 2, 3 नहीं है दोस्तों, 2 का होगा ये, ठीक है, ये 2 का हो जाएगा। तो 5 दूनी का 10, 2 से 2 कट जाएगा, तो 7/4 इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, किसी भी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। यानी कोई राशि x है, वर्ष दे रखा, मूलधन गुणा दर यानी r है, और समय कितना दे रखा, 5 वर्ष बटे 100। इसका जो ब्याज है ना, जो राशि का कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा दोस्तों। तो मूलधन से मूलधन कट जाएगा, 5 से 20 बार, और 5 चौको 20, यानी कि 4 तिया 12, तो इसका मान कितना जाएगा, r/12%। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों 95 बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को
560 में बेचने पर, ये क्या दे रखा, एसपी, बेचने से हानि हुई, और 720 में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है। यानी ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये क्या है, मान लीजिए ये सीपी है, ठीक है, 560 में बेचने से हानि हुई है, हानि हुई है तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने जो विक्रय किया है, जो मतलब सेलिंग प्राइस है दोस्तों, वो क्रय मूल्य से क्या है, कम है। यानी कि अगर सीपी यहाँ अगर बीच में रख देते हैं अपन, और इधर की तरफ क्या रख देते हैं 560, यानी क्या है, हानि होगी, मतलब सीपी यहाँ पर सीपी ज़्यादा होगा, और ये जो विक्रय मूल्य अगर कम है तो हानि हो रही है। और ये कह रहा है कि 720 रुपये में, यानी 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक हो। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि जो 560 रुपये में बेचने से हुई जो हानि है, मान लीजिए हानि कितनी है, एक्स रुपये की हानि हुई है, और तो ये जो हानि है ना, जो 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है दोस्तों। अगर ये एक्स मतलब लाभ एक्स रुपये का हो रहा है, तो हानि कितनी की है, एक्स प्लस 50 की हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसका अंतर निकाल लीजिए दोस्तों, और इसका योग कितना हो जाएगा, 2x प्लस 50, यानी 2x प्लस 50 बराबर कितना है, अंतर निकालो 0, 6 और 160, यानी 2x बराबर कितना हुआ, 50 निकाल तो 110, तो x बराबर कितना हुआ, 55। ठीक है दोस्तों, x बराबर 55 हुआ, तो इन्होंने क्या पूछा है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य 560 में या तो x प्लस 50 जोड़ो, या फिर 720 में से x घटा दो। तो हमें आसान क्या रहेगा कि 720 में से x घटा दो तो हमें CP प्राप्त हो जाएगा। तो 720 में से x बराबर यानी 55 घटा दो, तो 55 घटाओगे तो 5 और 6, 6 5 11 और 665। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, वो जाएगा 665। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, यानी कि 5 केले, यानी 5 केले, 5 बनाना, व 4 सेब यानी प्लस 4 एप्पल का मूल्य 3 बनाना प्लस 7 एप्पल के मूल्य के बराबर हो, तो एक केले और एक सेब का अनुपात ऊंचा है दोस्तों। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान, 5b और 3b यानी कि 2b बच जाएगा, बराबर 4a और 7b 7a, 4a और 7a यानी 4 और 3 7, 3a। तो इसने क्या पूछा है, एक केला का मूल्य, केला मतलब बनाना, तो बनाना की वैल्यू कितनी है 3, और ए यानी एप्पल की वैल्यू 2। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों 3:2 चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 97वां। ठीक है, 97वां क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 अगर जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। वेरी सिंपल, जैसा प्रश्न बोल रहा है दोस्तों वैसे करते जाइए दोस्तों। मैथ बहुत आसान है, गणित बहुत आसान है, अगर समझ ले अपन कि कैसे मतलब प्रश्न क्या कह रहा है और जैसा कह रहा है दोस्तों वैसे करते चलो, बस कुछ दिमाग ही नहीं लगाना दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कह रहा है वैसे करते चलो, बिल्कुल बहुत आसान मैथ है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जैसे कि 25 75 और 25 चौको 100, यानी कि 75 तो इधर बराबर x, और x मतलब 3x बटे 4 को इधर की तरफ ले जाओ, तो 3x बटे 4 यानी 4 एकम 4 माइनस का 3x यानी कि x बटे 4 बराबर कितना आ गया 75। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, x बराबर 75 मल्टीपल 4 करेंगे तो 300। तो इसका जो राइट आंसर चल जाएगा दोस्तों ये चला जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों 98वां क्या बोल रहा है दोस्तों, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है दोस्तों। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है दोस्तों, कितनी है 1,30,910 दे रखी है। क्या बोल रहा है, यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि, यानी कि 6% की वृद्धि हुई है पहले, तो उसके बाद में दोस्तों 6% की वृद्धि हुई है,
उसके बाद दोस्तों 5% की कमी हुई है, फिर 4% की वृद्धि हुई है दोस्तों। तो इसने पूछा है कि 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, यानी कि इसने वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है 1,30,910 वर्तमान की दे रखी है, लेकिन पीछे जाना है अपन को। तो पीछे जाने के लिए क्या करते हैं अपन, आगे जाने के लिए तो ऊपर जो लाभ और हानि होती है, अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ दो, अगर हानि होती है 100 में से घटा दो और नीचे की तरफ 100 लिखना है। लेकिन अपन को पीछे जाना है, यानी पीछे 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो वर्तमान में गुणा 100 करो, ऊपर 100 बटे सबसे पहले क्या हो रहा है 6% की वृद्धि, तो 1/106 मल्टीपल बाई 100 में क्या करना है 5% की कमी है तो 95 मल्टीपल बाई 100 में फिर क्या हुआ 4% की वृद्धि हुई है, यानी 108 104। तो अपन को पीछे जाना है ना, तो 1,30,910 क्या दे रखा है, वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है। पीछे जाने के लिए ऊपर 100 लगाओ और नीचे की तरफ जो प्रॉफिट और लॉस दे रखा है उसको 100 में से, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ करके लिखो, अगर एज हानि हो रही है तो 100 में से घटा करके लिख दीजिए। जैसे इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, सॉल्व करने पर आपके सामने आंसर आ जाएगा 1,25,000, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है 99 क्या बोल रहा है भैया, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये कह रहा है कि दोस्तों दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स और वाई, ये जो एक्स और वाई रेखा तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एम एम और जो एन है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दे रखा है, यानी पी ओ और वाई, पी ओ वाई यानी पी, ये पी ओ और वाई यानी ये 90 दे रखा है दोस्तों, तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ये बोल रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, यानी कि ए वैल्यू कितनी है, अगर 2x है और बी की वैल्यू 3x है, यानी 3x और 2x कितना है 90, तो यानी 5x बराबर कितना होगा दोस्तों 90, तो x बराबर कितना हो गया 18, इसका 18 हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा है, सी का मान पूछा है, यानी सी का मान पूछा है ये वाला, तो ये वैल्यू पूछिए यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू दोस्तों 180। ठीक है, अब 180 क्या है, बी प्लस सी 180 है, इसमें से हम क्या घटा दो दोस्तों, अगर बी को घटा दिया जाए, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बी की वैल्यू ये है 3x, तो 18 30 54, यानी 180 में से 54 घटा दो आप, 180 में से 54 घटा दोगे दोस्तों, तो आपके सामने 126 का राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और दोस्तों इसका अच्छे से दोस्तों डिस्कशन हम दोस्तों आगे की क्लासों में करेंगे दोस्तों, अच्छे तरीके से बिल्कुल। ठीक है, अभी आपका जो आंकलन है दोस्तों वो लगाइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि 60 में से इतने मार्क्स बने हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी एक त्रिभुज दे रखा है, इनकी जो तीनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं कोई दूसरे त्रिभुज, जैसा बोल रहा है दोस्तों वैसे करते चलिए, दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, यानी ये अगर भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये 6 है तो ये भी 6 है, तो यानी भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे दोस्तों, वो सर्वांगसम होते हैं, दोनों एकदम सर्वांगसम में सर्व अंग समान होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बराबर की बात कर रहा है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं है वो त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के क्या है, बराबर है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा सर्वांगसम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 101 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि एक वृत्त है दोस्तों, ये देख लीजिए, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, उसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये कितनी है 10 है। वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा, एक जीवा है दोस्तों, ये केंद्र से कितनी है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, इस प्रकार से, तो आपको पता है ये केंद्र से 6 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक जीवा होती है, ये जीवा, ये केंद्र के जो जीवा जब केंद्र से हम ये खींचते हैं दोस्तों, लंब खींचते हैं, तो ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाती है दोस्तों जीवा। ठीक है, केंद्र से जीवा पर जब लंब खींचा जाता है तो दोनों बराबर भागों बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये 10 दे रखा है
और जो ये लंब है ये 6 दे रखी है दोस्तों, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है 6, ये क्या लंब आधार 8 और कर्ण क्या 10। तो इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों, अर्ध जो जीवा है दोस्तों, अर्ध मतलब जीवा की जो आदि है वो 8 हो जाएगी, तो पूरी जीवा कितनी हो जाएगी, मतलब मल्टीपल बाई 2 यानी 16 हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। यदि किसी संभव त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, आपको पता है संभव त्रिभुज है उसका परिमाप यानी कि 3a, अगर इसकी भुजा a है तो इसके परिमाप कितना होगा 3a बराबर 48, तो a बराबर कितना हो गया 16 48, यानी इसकी जो भुजा है 16 हो जाएगी, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 मल्टीपल बाई भुजा का स्क्वायर यानी 256, 16 का स्क्वायर यानी 256, 4 से काट दो, 4 6 24 और 4 6 16 यानी कि 64√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, यानी एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, यानी एक समचतुर्भुज है उसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, एक तो विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 24 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला दोस्तों आप सभी को पता है, यानी उसका परिमाप बराबर कितना होता है, यानी परिमाप बराबर 2 मल्टीपल बाई d1² प्लस d2 स्क्वायर, तो 2 मल्टीपल बाई d1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस d2 यानी 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, 576 और 100 यानी 676, और 676 किसका वर्ग होता है 676 होता है दोस्तों 26 का, तो 26 दूनी का 52, इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, एक कमरा दे रखा है दोस्तों, एक कमरा है, ये कमरा बना देते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा बना देते हैं। एक कमरा दे रखा है 20 मीटर लंबा, 20 मीटर तो लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर क्या है ऊंचा है। इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो बड़ी सी बड़ी मतलब इस कोने से लेकर के ये दूसरे कोने तक की जो दूरी है दोस्तों वो पूछी गई है, तो ये विकर्ण है एक तरह से, तो विकर्ण पूछा गया है, तो विकर्ण का सूत्र क्या, विकर्ण कैसे निकालते हैं अंडर रूट मतलब एल यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों 20 दूनी के 400, सॉरी ये 20 नहीं है 12 है दोस्तों। ठीक है, ये 12 है, ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 81 और 8 8 64, कितना हो गया दोस्तों 4 4 8 1 9। ठीक है, 8 6 14, 14 4 18 आंसर की 2, यानी कितना 17 का, ये किसका 17 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर चला जाएगा 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन इज, यानी कि सारणीय का टेबुलेशन इज यानी सारणीय का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी सारणीय का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही बात है। समंकों जो आंकड़े होते हैं, समंकों मतलब दोस्तों आंकड़े, आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, बिल्कुल राइट आंसर है। जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, बिल्कुल दोस्तों इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, किस श्रेणी का बहुलक मूल्य है, यानी बहुलक मूल्य की बात कर रहा है, तो किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है, बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आती है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है सर्वाधिक बारंबारता मूल्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों, y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर y बराबर 0 हो जाएगा तो देख लिए y बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो राइट आंसर सी चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने
1/7 दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/7 होगा दोस्तों। ठीक है, वो कैसे होगा दोस्तों, यानी कि 7 दिन के अंदर दोस्तों एक मंगलवार आता है। ठीक है, तो 53 एक तरह से कि 7 दिन के अंदर एक मंगलवार आता है, तो इसकी प्रायिकता तो 1/7 ही हो जाएगी। यानी 7 दिन के अंदर एक मंगलवार आता है, तो ये पूछ रहा है कि 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या है। तो अगर 7 दिन के अंदर एक मंगलवार आ रहा है, तो 53 मंगलवार कितने, मतलब 53 मंगलवार है, तो 7 से मल्टीपल करो दोस्तों, कितने टोटल दिन आ जाएंगे। यानी 7×3 = 21, 7×3 = 21, और 7×35 और 2×37, यानी 371 में, यानी 371 में भाग दे देंगे दोस्तों किसका, 53 का। ठीक है, 53 का अब भाग दोगे तो 30, क्योंकि 53 मंगलवार, अगर 53 मंगलवार की बात कर रहे हैं हम, तो 53 मंगलवार दोस्तों 371 दिन में दोस्तों, 371 दिन में दोस्तों 53 मंगलवार आएंगे। तो ये मतलब 7 दिन के अंदर एक मंगलवार आएगा दोस्तों, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/7 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपस्थित है कि निम्न में से किस गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है। यानी निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री पूछा है दोस्तों। तो सहायक सामग्री क्या है, नेपियर पट्टियाँ, लघु गणकीय सारणी, ज्यामिति बॉक्स, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो होगा दोस्तों आपके सामने, यानी कि ये सभी की सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। यानी कि गणित की शिक्षण की सहायक सामग्री लघु गणकीय सारणी भी होती है, नेपियर पट्टियाँ भी होती है, और ज्यामिति बॉक्स यानी ज्योमेट्री बॉक्स होता है, नेपियर स्ट्रिप्स होती है, और लॉगरिथम टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यानी कि गणितीय कथन सत्य कौन सा है। सत्य दोस्तों आप होता है कि मूल्यांकन क्या होता है कि मापन करना, मापन के बाद में निर्णय लेना, यानी मापन प्लस निर्णय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन मैथमेटिक्स, यानी इंडियन मैथमेटिक्स कौन नहीं है दोस्तों। तो आप सब पता है कि रामानुज है, ब्रह्मगुप्त है, आर्यभट्ट है, पाइथागोरस क्या इंडियन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है। संज्ञानात्मक उद्देश्य की बात कर रहा है दोस्तों, तो संज्ञानात्मक उद्देश्य की बात कर रहा है तो कौशल इसका राइट आंसर चला जाएगा कि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग किसके अंदर आ जाते हैं, संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कौशल नहीं आता। ठीक है दोस्तों, स्किल होती है दोस्तों, ये क्रियात्मक के अंदर, क्रियात्मक उद्देश्य होता है उसके अंदर आ जाता है। निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि निरीक्षण यानी कि सुपरविजन करना, इंटरव्यू लेना, टीचिंग मॉडल क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट्स यानी छात्र द्वारा बनाए शिक्षण मॉडल बिल्कुल सही है, लेकिन श्रुति लेख दोस्तों, श्रुति लेख इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये एक विधि नहीं है गणित शिक्षण की मूल्यांकन की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, 114वां, यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज़ बीन प्रूव्ड इज कॉल्ड। गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। यानी गणितीय कथन की बात कर रहा है कि गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है उसे दोस्तों प्रमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे थ्योरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्योमेट्री टीचिंग इज, रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। तो रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होगा दोस्तों, एक सेक तो दोस्तों रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान कराना, बिल्कुल सही बात है। यानी गणितीय उपकरणों का प्रयोग करवाना और मापन का ज्ञान करवाना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यास्पण कर सकेगा। किसकी बात कर रहा है कि बालक आयत की परिभाषा की बात कर रहा है, तो परिभाषा किसके अंदर आ जाएगी दोस्तों, परिभाषा आ जाएगी ज्ञान के अंदर। ठीक है, परिभाषा का प्रत्यास्पण कर लेगा। यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, 117वां, एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है। यानी त्रिभुज की रचना कर रहा है दोस्तों, किसकी, त्रिभुज बना रहा है,
इस प्रकार से त्रिभुज बना रहा है दोस्तों, यानी बना रहा है, तो बालक की इस गतिविधि के द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, त्रिभुज अगर रचना कर रहा है यानी रचना त्रिभुज बना रहा है तो मतलब वो कार्य कर रहा है, कार्यात्मक किस में जाएगा? कौशल के अंदर जाएगा। इसका राइट आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते। कौन से गुण है जो प्रखर बुद्धि वालों में नहीं होते? प्रखर की बात कर रहा है, ये अधिक जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, ये भी सही बात है। ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी नहीं दोस्तों, स्थायी होते हैं। संवेगात्मक रूप से तो दोस्तों स्थायी होते हैं, तो गलत नहीं पूछा है इन्होंने, तो नहीं क्या चला जाएगा? ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी है। अल्पायु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119वां दोस्तों। 119वां कह रहा है कि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x+1। तो वेरी सिंपल दोस्तों, यानी कि 3 की पावर x प्लस 8 दे रखा है बराबर, अगर 27 है तो 3 की पावर 3 3 9 9 27, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगी, और 3 की पावर 3 हो जाएगी, 3 मल्टीपल बाई 2x+1 हो जाएगा। तो x प्लस 8 बराबर किसके बराबर? अगर आधार समान है दोस्तों तो उसके घात भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो घात बराबर कर देते हैं, यानी कि 3 दूनी का 6x प्लस 3, यानी कि x और 6x कितना हो जाएगा? 5x, और फिर 3 इधर की तरफ चला जाएगा दोस्तों, तो 8 माइनस 3 यानी 5, यानी x बराबर कितना जाएगा? 1। तो इसका जो राइट आंसर चल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। मैथ का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये है, यानी x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है, x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 दे रखा है, तो 1/x प्लस 1/y, मतलब y प्लस एक्स बटे ये, इसको इसका मतलब आप दोस्तों से गुणा कर लीजिए, यानी एक दूसरे से क्रॉस गुणा कर लीजिए, y प्लस एक्स अपन में एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अपन को इसका मान चाहिए, यानी x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई का मान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप सभी को पता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना तो 49 बराबर x² प्लस वाई स्क्वायर मतलब 25 है, तो ये 25 प्लस 2xy, तो 49 में 25 गया था दोस्तों, 9 से 5 गया तो 4 और 2, तो x बराबर x वाई बराबर कितना हो गया? 2 से 2 कट जाएगा, यानी बरा x वाई बराबर कितना हो गया? 12 जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि x प्लस वाई कितना है? 7 था, आपको पता है, तो 7 बटे एक्स वाई मतलब 12। इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों 7 बटे 12, मतलब सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों मैथ के तो दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आए होंगे दोस्तों, जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया है। इसके जो राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। 30 में से आपके मैथ के कितने आ रहे हैं? आप तो सिर्फ 60 में से बताना है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों अपन चलते हैं साइंस के पोर्शन पर। ठीक है, साइंस का पर्सन आपके सामने उपस्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं दोस्तों, फटाफट करते हैं। एलईडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एलईडी का पूरा नाम होता है दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड, यानी लाइट इमिटिंग डायोड इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्सन, इलेक्ट्रिक सेल है जो कन्वर्ट करती है, यानी विद्युत सेल परिवर्तित करता है। विद्युत सेल परिवर्तित करता है किस चीज़ को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि जो विद्युत सेल होते हैं रसायन होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो ग्रहों का क्रम बताना है सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी बुध सबसे नज़दीक है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है? आप सब पता है, अगर अच्छा परीक्षण करना है, गुड टेस्ट करना है दोस्तों, तो इसके अंदर विश्वसनीयता होना ज़रूरी है, वैधता होना ज़रूरी है, यानी कि वैलिडिटी होना ज़रूरी है,
वस्तुनिष्ठता होना जरूरी है, मतलब व्यक्ति परकता इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मापदंड नहीं है व्यक्ति परकता, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए लेकिन डी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125वें नंबर का। 125वें नंबर कह रहा है कि चावल की सूखी डंडियों से, यानी चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा प्रक्रम है इसके अंदर? इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों थ्रेसिंग। यानी थ्रेसिंग करना क्या होता है, यानी चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में क्या प्रयुक्त किया जाता है? थ्रेसिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समुद्री जल से साधारण नमक, समुद्री जल से साधारण नमक बनने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है, यानी कि साधारण नमक बनने की प्रक्रम में एक पद बताना है, समुद्र जल से कैसे प्राप्त किया जाता है, वो है दोस्तों बाष्पन के माध्यम से, मतलब समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले केलेमाइन विलयन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, इसका सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द ऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज, यानी कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो अम्ल वर्षा के लिए आप सभी को पता है SO2 यानी सल्फर डाई ऑक्साइड इज द राइट आंसर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म कौन सा है दोस्तों? तो थर्मोसेटिंग की बात कर रहा है, तो थर्मोसेटिंग कौन सा है दोस्तों? वो है वेकेलाइट, और मेलामाइन क्या है इसका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब जिससे वापस दोबारा ढाला नहीं जा सकता, तो वेकेलाइट और मेलामाइन इसका राइट आंसर चला जाएगा। किलोजूल प्रति किलोग्राम इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा है? तो आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है किलोजूल प्रति किलोग्राम इकाई में सर्वाधिक जो ऊष्मीय मान होता है वो हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साइंस के दोस्तों 131वां नंबर का, एक विद्यार्थी के द्वारा यानी प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी के द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का एक प्रकार है। तो आपको पता है कि प्रयोगशाला की बात कर रहा है, प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन कौन सा है दोस्तों? तो उसका प्रकार है दोस्तों यानी कि क्रियात्मक साधन, इसका राइट आंसर चला जाएगा क्रियात्मक साधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि इन विच ग्रुप द यूनिसेलुलर यूकोरियोटिक ऑर्गेनिक्स आर इनक्लूडेड दोस्तों, यानी यूकोरियोटिक की बात कर रहा है, यानी किसी समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं दोस्तों, यानी कि किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को प्रोटिस्टा के अंदर सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निषेचन के पश्चात, यानी कि निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर चला जाएगा फल, यानी कि फ्रूट से कहा जाता है। विच वन इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को पता है क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ए ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड, यानी कि पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड गोल्जी एपारेट्स दोस्तों, यानी कि सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया था? यानी गोल्जी उपकरण की बात कर रहा है, ये सर्वप्रथम किसने वर्णित किया था? ये किया था दोस्तों कैमिलो गोल्जी ने, यानी कि आंसर के अंदर ही उत्तर दे रखा है गोल्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 137वां नंबर, विच बैक्टीरियम कॉजेज, यानी कि वूपिंग कॉफ यानी डिसीज इन ह्यूमन, यानी कि कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा काली खांसी रोग है वो होता है वो कौन से
जीवाणु से होता है दोस्तों, वो है दोस्तों बोर्डिटेला पर्टुसिस से होता है, यानी कि बोर्डिटेला पर्टुसिस से काली खांसी होता है दोस्तों। मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? तो दोस्तों आपको सबको पता है एक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 139वां, यानी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो आपको पता है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है, रिकेटस इससे क्या हो जाएगा, रोग होता है। कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो हाइड्रा के अंदर अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, ठीक है। कौन से प्राणी में मुकुलन के द्वारा हाइड्रा के अंदर हो जाए, इसका राइट आंसर वी चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, कौन सा हार्मोन, यानी कि कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व को नियंत्रित करता है? तो आप सबको पता है FSH दोस्तों, ये इसका राइट आंसर चला जाएगा। हार्मोन अंडा से कौन सा हार्मोन है, अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व को नियंत्रित करता है, FSH। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन सा है? यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गोनेरिया, यानी कि गोनेरिया दोस्तों यौन संचारित रोग का क्या है, उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ ए खरीफ क्रॉप, यानी खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है? यानी कि खरीफ की फसल का उदाहरण पूछा है दोस्तों, तो आप सबको पता है मक्का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का है। मक्का क्या है दोस्तों, खरीफ की फसल है। चना रबी की फसल है। मटर रबी की फसल है। और अलसी दोस्तों रबी की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? दोस्तों प्राचीन की बात कर रहा है, तो आप सभी को पता है कि प्राचीन की बात कर रहा है, तो प्राचीन कौन सी है दोस्तों? प्राचीन हो जाएगी आपके सामने स्मृति विधि, यानी कि जो स्मृति विधि है वो सबसे प्राचीन विधि हो जाएगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? यानी व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है, यानी कि व्यापक होता है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल फील्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच टीचिंग एड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द विजुअल इक्विपमेंट, यानी कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जो दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? दृश्य की बात कर रहा है तो ग्रामोफोन नहीं होगा दोस्तों, यानी ग्रामोफोन क्या है, ग्रामोफोन एक श्रव्य उपकरण है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 147वां, 147वां हो जाएगा दोस्तों, एक बल F, यानी किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यानी एक बल F है जो किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को दुगना तथा क्षेत्र को आधा कर दे तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये जो आंसर हो जाएगा उसका मान हो जाएगा 4 गुना, यानी कि जो प्रेशर होता है, दाब होता है ना, F/A होता है। ये कह रहा है कि जो बल को तो दोगुना कर दो, यानी बल को क्या कर दो, दोगुना कर दो, और क्षेत्रफल को आधा कर दो, यानी कि A का 1/2, मतलब ये 2 किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, क्या दाब 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, यानी कि लकड़ी की एक चम्मच है उसको आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा, तो दोस्तों इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सभी को पता है कि ये एक अचालक होता है, इसके अंदर ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है। तो दोस्तों ना तो संवहन प्रक्रिया के कारण ठंडा होगा, ना ही विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा होगा, ना ही चालन विधि। चालन होता है ठोस के अंदर होता है, विकिरण दोस्तों सूर्य की किरणों के माध्यम से, संवहन का मतलब जैसे कि लिक्विड पदार्थ है उसके अंदर संवहन के माध्यम से ऊष्मा का प्रसार होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 149, समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? तो समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों? वो होगा आभासी होता है, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्य सीमा यानी श्रव्यता सीमा कितनी होती है?
तो यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगी। दोस्तों अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों और लाइक करना। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों ज़रूर बताना है कि जो शिफ्ट सेकंड थी दोस्तों 24 जुलाई को, शिफ्ट सेकंड के अंदर साइंस और मैथ के अंदर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।